हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स को। तो केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ या फिर स्पीड कर लें, स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कितने स्पीड से हो रहा है, उसका रेट क्या है। तो किसी रिएक्शन का स्पीड मेजर ये किया है। जैसे मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल कोई रिएक्शन है, R2P, R रिएक्टेंट है, P प्रोडक्ट। तो किसी रिएक्शन का रेट मेजर किया जाता है कि रिएक्टेंट कितना जल्दी जल्दी घट रहा है। जैसे कि अगर रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज करेगा और इसका अमाउंट धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। तो कितना रिएक्टेंट जल्दी से घट रहा है और प्रोडक्ट कितना जल्दी बन रहा है, उस पर डिपेंड करता है रिएक्शन का रेट। तो ये हुआ कि अगर रिएक्शन और प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और उसका हम रेट डिसाइड कर रहे हैं, तो रेट कैसे डिसाइड होगा? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है उससे डिसाइड होगा। चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, किसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा? दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, लेकिन दोनों में चेंज अलग अलग टाइप का होगा। रिएक्टेंट घटेगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा। इसका मतलब इसका चेंज नेगेटिव होगा, इसका चेंज पॉजिटिव होगा। ये बढ़ेगा, ये घटेगा, इसलिए चेंज नेगेटिव। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चेंज तो दोनों में होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं और स्पीड ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अगर इसके हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो दो ग्राफ हो सकता है। एक ग्राफ हो सकता है रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में और एक हो सकता है प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। जैसे अगर इधर हम लिखें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इधर लिख दें टाइम, इधर लिख दें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और इधर लिख दें टाइम, तो क्या होगा? रिएक्टेंट शुरू में ज्यादा होगा प्रोडक्ट। जैसे हम टाइम 0 मान लेते हैं, यहाँ पे टाइम क्या होगा? 0 होगा। तो 0 टाइम पे सारा का सारा रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होगा। तो रिएक्टेंट क्या होगा? धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट घटने लगेगा। अब एक टाइम पे आके 0 भी हो सकता है और फिर खत्म हो जाएगा लगभग। तो शुरू में रिएक्टेंट ज्यादा होगा, लेकिन टाइम के साथ धीरे 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 वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या होगा कि प्रोडक्ट शुरू में टाइम 0 पे तो प्रोडक्ट भी 0 होगा, प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा। टाइम 0 मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ प्रोसेस, तो प्रोडक्ट 0 होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो इस ग्राफ में घटते हुए दिख रहा है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन इस ग्राफ से प्रोडक्ट बढ़ते हुए दिख रहा है। तो ये रिएक्शन का एक कॉमन सा ग्राफ हुआ किसी भी केमिकल रिएक्शन का। अब एक चीज और नोटिस करने के लिए, तो अगर इस ग्राफ को हम ब्रेक करके देखें, इसको अगर हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर ले, जैसे 1 पार्ट ये ले लेते हैं, 1 पार्ट ये ले लेते हैं, तो अगर ये 2 पार्ट को हम देखें यहां से यहां तक, अगर हम ब्रेक करके सोचें, इसको ब्रेक करना नहीं है, बस समझने के लिए हम यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं। तो इस पोर्शन को और इस पोर्शन को देखने पे क्या समझ में आ रहा है? यहां से यहां तक अगर हम देख रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ दिख रहा है इस टाइप का, और यहाँ पे थोड़ा कर्व हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में जो रिएक्शन है ना नीचे आया तेजी से, उसके बाद थोड़ा सा धीरे धीरे स्लो हो गया, फिर धीरे धीरे पैरेलल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में रिएक्टेंट तेजी से घटा, लेकिन बाद में उतना स्पीड में नहीं घटा। अगर उतना ही स्पीड से घटते जाता तो यहाँ पे आके कट कर जाता, स्ट्रेट लाइन ऐसे हो जाता। इसको अगर हम ऐसे ड्रॉ कर देते तो यहीं पे आके कट जाता, इतना दूर तक तो जाता ही नहीं। वैसे ही अगर इस ग्राफ को भी देखें तो जैसे ये शुरू में तेजी से घटा था तो ये शुरू में तेजी से बढ़ा भी, ऐसे जाता तो और ऊपर जाता स्ट्रेट, लेकिन ये तो इधर ही मुड़ गया फिर और ऊपर गया नहीं। तो शुरू में प्रोडक्ट तेजी से बना, लेकिन बाद में प्रोडक्ट के बनने का स्पीड धीरे धीरे कम हो गया, और यहाँ पे शुरू में तेजी से घटा फिर बाद में पैरेलल हो गया। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसको डिस्क्राइब कैसे किया जा सकता है, किस बेसिस पे इसको डिस्क्राइब करेंगे।
तो इसके लिए जानना जरूरी है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन कि कौन कौन फैक्टर जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट का कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीज करता है। और तीसरा फैक्टर है कैटलिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो ये सारे फैक्टर रेट को इंक्रीज ही करते हैं। और चौथा फैक्टर होता है प्रेशर। हाँ, लेकिन ये प्रेशर वाला फैक्टर सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल है इन केस ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट हमारा गैसियस स्टेट में रहेगा, गैस रहेगा, तब प्रेशर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या प्रेशर घटाने से रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। लेकिन ये तीन फैक्टर तो सब में काम करेंगे, लेकिन ये फैक्टर एक गैसियस रिएक्टेंट के लिए एप्लीकेबल होगा। तो अभी के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम सपोज करके देखें कि हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है इस टाइप से। अब इस दो टेस्ट ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब में और इस टेस्ट ट्यूब में, दोनों टेस्ट ट्यूब में हम लिए हुए हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और इसमें भी लिए हुए हैं HCl, दोनों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। दोनों में हम एक रिबन को डीप किए, एक रिबन लिए मैग्नीशियम का, ये मैग्नीशियम रिबन है, और मैग्नीशियम रिबन को दोनों में डीप किए। फर्क क्या है कि फर्स्ट वाला जो HCl है वो डाइल्यूट है और सेकेंड टाइम जो HCl लिए हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये सबको पता है कि कोई मेटल अगर है Mg प्लस HCl अगर रिएक्शन करेगा तो MgCl2 और H2 बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। बैलेंस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। मेन यहाँ पे क्या है, निकलेगा क्या, हाइड्रोजन गैस। तो बबल्स हाइड्रोजन गैस के इसमें भी निकलते हुए दिखेंगे और हाइड्रोजन गैस के बबल्स इसमें से भी निकलते हुए दिखेंगे, सब में, दोनों में निकलेगा। लेकिन डाइल्यूट वाले में बबल्स कम निकलते हुए दिखेगा और इसमें बबल्स ज्यादा निकलते हुए दिखेगा, ज्यादा तेजी से निकलते हुए दिखेगा। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है, इससे क्या पता लग रहा है? इससे पता ये लग रहा है कि दोनों में तो कंपाउंड तो एक ही है, मेरे पास HCl ही दोनों में है, एलिमेंट भी दोनों में सेम है, वही मैग्नीशियम रिबन है। तो फर्क सिर्फ किसका है, फर्क है कॉन्सेंट्रेशन का। एक में HCl कम है, पानी ज्यादा है, डाइल्यूट है वो, और एक में HCl जो है वो ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड है वो। और मैग्नीशियम और HCl ये दोनों के दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट तो दोनों में सेम ही बन रहा है, लेकिन प्रोडक्ट ज्यादा तेजी से किस में बनेगा, ज्यादा दोनों में एक बराबर बनेगा। रिएक्शन कंप्लीट होगा तो ओवरऑल इसमें से भी उतना ही H2 निकलेगा, लेकिन इसके निकलने में टाइम ज्यादा लगेगा और इससे जल्दी से निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट कितना जल्दी बनेगा वो रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करेगा। अगर हम HCl कॉन्सेंट्रेटेड लिए तो ज्यादा बबल्स निकल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि HCl अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। इससे ये पता लग रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। तो अब क्या है ना कि शुरू में बबल्स बहुत तेजी से निकलेगा इसमें, लेकिन धीरे 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 स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद स्पीड थोड़ा और कम हो जाएगा। वैसे ही इसमें भी कंपैरेटिवली शुरू में फास्ट निकलेगा, डाइल्यूट है तब भी, फिर जितना निकल रहा था उससे भी कम निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन से तो रेट बढ़ता ही है, लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन घटते चला जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन भी घटते चला जाएगा। तो ये ग्राफ जो हम लोग देख रहे थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो उसमें क्या हुआ, शुरू में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था तो तेजी से घटा, फिर कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम हो गया तो थोड़ा स्लो हो गया रिएक्शन, टाइम ज्यादा लगने लगा, फिर और कम हो गया, इसलिए ग्राफ इस टाइप का बन गया था। तो शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन तेजी से डिक्रीज करता है।
या ऐसे भी कर सकते हैं कि शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, इसीलिए प्रोडक्ट जल्दी से बनता है, तेजी से इंक्रीज करने के पीछे ये रीजन है। तो ये फैक्टर्स पता होगा तो हम इसको समझ सकते हैं इस ग्राफ को। अब इसके बाद देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और उसको कैसे पता करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन अभी हम लोग देख रहे थे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा? दो ही चीजों का, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वैसे रेट है तो टाइम के साथ ही होगा वो। तो अब ये जो रेट होता है ना, वो दो तरीके का होता है। एक तो हमको ये जानना भी यहाँ पे जरूरी है एक चीज और, कि इसको हम लोग ऐसे भी कोई कर सकता है, एक कोई करने का एक ही तरीका वो जरूरी नहीं है, ये भी कोई कर सकता है कि इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा किसका? इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ कितना इंक्रीज कर रहा है वो। या फिर रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको भी लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम चेंज बोल रहे हैं वो चेंज इंक्रीज और डिक्रीज दोनों है, रिएक्टेंट के लिए वो डिक्रीज है और प्रोडक्ट के लिए वो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट होता है दो तरह का, एक होता है एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट, तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या फर्क है? एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में यह फर्क है कि इट इज कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेट किया जाता है कब? कैलकुलेटेड इन डेफिनेट टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल या फिर लार्ज टाइम इंटरवल कह सकते हैं आप। यहाँ पे टाइम इंटरवल जो होता है डेफिनेट होता है, लार्ज टाइम इंटरवल होता है। लेकिन ये कब कैलकुलेट किया जाता है? इट इज कैलकुलेटेड फॉर पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए कैलकुलेटेड फॉर पर्टिकुलर टाइम और फॉर मोमेंट ऑफ टाइम। मतलब अभी तुरंत का रेट क्या है? जैसे अभी 10 बजा, तुरंत 10 बज के 1 मिनट हुआ, तो 10 बज के 1 मिनट पे क्या उसका रेट है, तो तुरंत इस पर्टिकुलर टाइम पे उसका क्या रेट है। तो ये डेफिनेट टाइम इंटरवल पे कैलकुलेट किया जाता है एंड इट इज कैलकुलेटेड, यहाँ पे इट इज कैलकुलेटेड फॉर डेफिनेट टाइम इंटरवल एंड इट इज कैलकुलेटेड फॉर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। इट इज कैलकुलेटेड फॉर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, लिखने की जरूरत नहीं है, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें क्या है कि दोनों को हम पता कैसे कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट को पता कैसे करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट में एक चीज और जानना जरूरी है कि इट कैन बी कैलकुलेटेड, इट कैन बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द स्लोप, स्लोप फाइंड करके कैलकुलेट करते हैं इसको, फाइंडिंग द स्लोप ऑफ, अब किसका स्लोप? फाइंडिंग द स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करके, टेंजेंट का स्लोप पता चल जाएगा हमको तो इंस्टेंटेनियस रेट भी पता चल जाएगा। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट for that particular time, that particular time।
अब इसका मतलब क्या होगा, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं स्लोप फाइंड आउट करके, उस पर्टिकुलर टाइम का स्लोप फाइंड आउट करके। कैसे? जैसे हमारे पास एक कर्व है, हम यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, एक यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, यही रिएक्टेंट और टाइम का, या प्रोडक्ट टाइम का भी ले सकते हैं। तो हम रिएक्टेंट टाइम का ग्राफ ले लेते हैं। अब ऐसे ग्राफ ले लिए, अब यहाँ पे टाइम मान लेते हैं कि t1 है। अब इस t1 टाइम पे इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो, तो कैसे पता करेंगे? तो t1 टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ऐसे इस पॉइंट पे कट करेगा यहाँ पे इस कर्व को। तो जिस पॉइंट पे कट करेगा ना कर्व को, उसी पॉइंट से हम लोग क्या कर देंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा, जो भी इस टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा इस टेंजेंट का, वही स्लोप हमको क्या बता देगा, उसका इंस्टेंटेनियस रेट। अब कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको देखते हैं, लेकिन ये दो डिफरेंस याद रखना जरूरी है, ये दोनों पॉइंट, क्योंकि ये क्वेश्चंस होते हैं हमेशा। अब एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट दोनों को लिखने सीखते हैं, और उसके बाद देखते हैं कैसे इसको फाइंड आउट करें। जैसे कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, ए है प्लस बी है, और दोनों रिएक्शन करके सपोज कर लेते हैं प्रोडक्ट बन रहा है सी, हाइपोथेटिकल एक रिएक्शन है। अब इसका एवरेज रेट का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे और इंस्टेंटेनियस रेट का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका सेम होगा दोनों का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जैसे अगर हम रेट लिखते हैं तो ए के रिस्पेक्ट में अलग लिखा जाएगा, बी के रिस्पेक्ट में अलग लिखा जाएगा, और सी के रिस्पेक्ट में अलग लिखा जाएगा। तो तीन तरीके से लिख सकते हैं। एवरेज रेट जब हम लिखेंगे तो तीन तरीके से, कैसे लिखेंगे फिर? माइनस, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का घटता है तो ए भी घटेगा बी भी घटेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, लेकिन यहाँ पे आगे साइन हम लोग लगा देंगे डेल्टा। ये डेल्टा साइन ये बता रहा है कि ये ए का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, माइनस ये इंडिकेट किया कि घट रहा है, डेल्टा इंडिकेट कर रहा है कि चेंज हो रहा है, और ए इंडिकेट कर रहा है कि ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। किसके साथ? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम चेंज होने के साथ साथ। ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर ऐसे नहीं लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और किसका कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है? तो माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाई डेल्टा टी। और क्या लिख सकते हैं? माइनस नहीं, अब माइनस नहीं, ए घट रहा है बी घट रहा है, दोनों रिएक्टेंट घट रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट तो बढ़ेगा ना धीरे धीरे। तो यहाँ पे प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, ऐसे लिखा जाता है। इंस्टेंटेनियस रेट भी ऐसे ही लिखा जाएगा, बट क्योंकि वो इंस्टेंट टाइम के लिए लिखा जाता है, लार्ज इंटरवल के लिए तो लिखते नहीं है, तो डेल्टा साइन तो लार्ज इंटरवल को दिखाता है। तो एवरेज रेट जो होता है वो लार्ज इंटरवल में कैलकुलेट किया जाता है, और इसमें तो इंटरवल बहुत स्मॉल होता है, टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट जीरो होता है, डेल्टा टी टेंड टू जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर वो डी साइन यूज करते हैं। जब टाइम बहुत कम रहेगा तो चेंज भी बहुत कम होगा। ये डेल्टा टी है मतलब लार्ज टाइम इंटरवल है, तो चेंज भी लार्ज होगा। जब टाइम इंटरवल को हम कम कर देंगे, डी टी लिखेंगे, तो चेंज भी बहुत कम होगा। तो यहाँ पे हम स्मॉल डी यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा डी ए, माइनस साइन यूज करेंगे तो घटेगा ये, तो माइनस डी ए बाई डी टी, ये हो जाएगा माइनस डी बी बाई डी टी, और ये हो जाएगा माइनस नहीं प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी। तो ऐसे इंस्टेंटेनियस रेट को लिखते हैं। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो जाएगा जो हम एक्सप्रेशन से शो कर सकते हैं। अब बात रह गया फाइंड आउट करने का, तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं। जैसे हमारे पास एक ग्राफ है, जैसे कि अभी ड्रॉ किए थे, इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इधर टाइम। अब यहाँ पे ऐसा कोई ग्राफ है, अब हमको पता करना है कि ये टाइम यहाँ पे मान लेते हैं हम, इस पर्टिकुलर t1 टाइम है यहाँ पे, तो इस t1 टाइम पे ये टाइम t1 है, और t1 टाइम पे क्या होगा रेट इसका, इंस्टेंटेनियस रेट एक्चुअली हमको पता करना है। तो हम यहाँ पे एक स्लोप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर, सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और इस परपेंडिकुलर के अलॉन्ग यहाँ पे जो पॉइंट पे कट करेगा उस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए।
अब इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। इसका जो भी स्लोप होगा दैट स्लोप विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस रेट। अब उसको फाइंड आउट करने के लिए डेटा दिया रहता है क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट विल गिव, क्या देगा, विल गिव इंस्टेंटेनियस रेट एट किस टाइम पे, एट टाइम t1। टाइम t1 पे क्या उसका इंस्टेंटेनियस रेट है वो हमको इस स्लोप से पता चल जाएगा। अब एवरेज कैसे पता चलेगा, अब जैसे क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन इसका चेंज हो रहा है। सपोज करते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन इसका था R1, उसके बाद यहाँ पे टाइम मान लेते हैं कि ये था TA, उसके बाद टाइम यहाँ पे बढ़ के हो गया इस पॉइंट पे TB। अब TB के बाद TB के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका कॉन्सेंट्रेशन घट के हो गया R2। तो T1 TA से TB के बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक इस टाइम में, अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, इस टाइम इंटरवल में हम लोग जो अगर रेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या है फिर वो, तो फिर वो एवरेज रेट है। तो अगर हमको एवरेज रेट फाइंड आउट करना होगा तो क्या करना होगा, टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कि TA से जब TB गए हम तो टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, तो कितना हुआ टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, हमारा शुरू में कितना था कॉन्सेंट्रेशन। जैसे एवरेज रेट हम अगर निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, पहले ये ध्यान दे लेना है कि एवरेज रेट जब निकाल रहे हैं तो किसके लिए निकाल रहे हैं, रिएक्टेंट के लिए कि प्रोडक्ट के लिए। रिएक्टेंट के लिए ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो आगे कैसा साइन लगा दिए, माइनस। चेंज कैसे लगाते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो चुका है R2, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R2 हो जाएगा, माइनस इनिशियल कितना था तो R1 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम की वैसे ही हो जाएगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो यहाँ हो जाएगा TB माइनस TA। ऐसे हमको अगर टाइम पता चल जाएगा कि फाइनल टाइम कितना था और शुरू में का टाइम कितना था, या टाइम इंटरवल हमको कोई डायरेक्टली बता दे तो हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऐसे एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को फाइंड आउट किया जाता है। तो ये तो डिफरेंस हुआ एवरेज और इंस्टेंटेनियस में, लेकिन हाँ हमको मेनली अगर लिखना है आंसर तो इतना ही तक लिखेंगे और ये सब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज करेंगे। अब इसके बाद अब ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है। अभी तक हम लोग देखे कॉमन ग्राफ देख लिए रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट में दो डिफरेंस देख लिए, फाइंड आउट दोनों को कैसे कर सकते हैं ये देख लिए, फैक्टर्स कौन कौन अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को वो देख लिए। अब देखते हैं यहां से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये तो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, सबसे पहले ये जानना है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। इसको लोग थियोरेटिकली नहीं बता सकते हैं, इक्वेशन देख के नहीं बता सकते हैं जब तक हमारे पास डेटा नहीं हो। तो इट इज अ थियोरेटिकल क्वांटिटी, सॉरी एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि अगर किसी रिएक्शन का जो ऑर्डर है, कुछ भी ऑर्डर हो उसका, फाइंड आउट कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे, तो उसके लिए डेटा दिया हुआ रहेगा, डेटा देख के हम लोग पता कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, तो जैसे हम पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना है तो इससे पहले एक चीज और जान लेते हैं, रेट लॉ जान लेते हैं। रेट लॉ क्या होता है, ये एक सिंपल से स्टेटमेंट है जो ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, where each concentration term मतलब जितने भी रिएक्टेंट वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म वहां पे होंगे इज
raised to some power, raised to some power, raised to some power that may or may not be, ये इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी इक्वल हो सकता है, किसके इक्वल नहीं हो सकता, मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट in balanced equation, in balanced equation। अब ये जानना जरूरी है कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। जैसे हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, सपोज कर लेते हैं कि ए है और बी है, वैसे ही मान लेते हैं सी बन रहा है ऐसे। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ क्या बोलता है? रेट लॉ ये बोलता है, सभी लोग रेट लिखने का एक तरीका सीखे थे कि माइनस डी ए बाई डी टी माइनस डी बी बाई डी टी प्लस डी सी बाई डी टी, ये प्लस में होता था माइनस में। तो वैसे ही रेट लिखने का एक दूसरा तरीका रेट लॉ है। दो तरीका है रेट लिखने का, एक तो पहले देख लिया अभी, और एक दूसरा तरीका है रेट लॉ के टर्म्स में। तो ये बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन है? ए, तो ए के प्रोपोर्शनल होगा, और कौन है? बी, तो बी के भी प्रोपोर्शनल होगा। इसका कुछ पावर होगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म का कुछ पावर होगा जो उसके कोएफिशिएंट, जैसे अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हिडन क्या होगा? 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1। वैसे प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी 1 होगा। तो इसका कोएफिशिएंट जो होगा उसके इक्वल हो सकता है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका कितना है? 1 1, तो उसके इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कौन? उसका पावर। तो यहाँ पे पावर 1 1 भी हो सकता है, या 1 2 भी हो सकता है, 0 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमको नहीं पता, तो हम इसको मान लेते हैं x और ये y। तो ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। पता कैसे चलेगा? एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर? अब इसी का एग्जांपल है ये, यहाँ पे कांस्टेंट देंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर x और b टू द पावर y, ऐसे हो जाएगा। अब जो पावर a का है और पावर b का है, इसको हम लोग बोलते हैं x क्या है? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर इसका x है। y क्या है? y भी ऑर्डर है, पावर को ही ऑर्डर बोला जाता है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b। और x प्लस y क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या ओवरऑल ऑर्डर बोल सकते हैं इसको, ओवरऑल ऑर्डर। तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, और x और y को बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? डेफिनेशन इसका पूछे तो इट इज इक्वल टू द सम ऑफ पावर, सम ऑफ पावर, पावर का सम, x और y को सम कर दिए हैं यहाँ पे, सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो रेट लॉ में लिखा हुआ था, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर टर्म्स लिखा हुआ था उसको सम करने पे जो क्वांटिटी मिलेगा दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऐसे इसका एग्जांपल भी मेंशन कर सकते हैं। और ये रेट लॉ का स्टेटमेंट है, उसमें भी हम लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ये कॉमन पार्ट है जो दोनों में इंक्लूड किया जा सकता है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकता है। किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है, ऑर्डर कैन बी जीरो हो सकता है। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, और कैन बी नेगेटिव भी हो सकता है,
विथ रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर रिएक्टेंट, मतलब एक्स और वाई किसी एक का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है एनी पर्टिकुलर रिएक्टेंट। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम एग्जाम्पल है, बट ऐसा होता है, कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं। नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो, फ्रैक्शनल, होल नंबर, ये तो है ही, ये तो होता ही। बट यहाँ पे हम लिखे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर रिएक्टेंट, किसी पर्टिकुलर के रिस्पेक्ट में। इन जनरल दोनों का पावर नेगेटिव नहीं होता है, बट किसी पर्टिकुलर के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो सकता है। तो ये तो हुआ ऑर्डर की बात। अब ऑर्डर अगर है तो एक टर्म और यहां पे आता है, मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी क्या होता है? तो पहले तो ये कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये प्योरली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट के जानने के पीछे एक वजह ये जानना जरूरी है कि ये कॉन्सेप्ट ये मान के चलता है कि जैसे कि अगर ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रहा है और सी अगर बन रहा है, तो मॉलिक्युलरिटी ये कहता है ना, कॉलिजन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि अगर कोई मॉलिक्यूल ए है और बी है, इधर से ए आया इधर से बी आया, आपस में दोनों के बीच में कॉलिजन हुआ, तो यहाँ पे कॉलिजन हुआ और कॉलिजन से प्रोडक्ट बन के निकलेगा यहाँ से सी, ऐसे होगा। तो जितने मॉलिक्यूल कोलाइड किए एक साथ एक ही टाइम पे जितने मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी। ये थियोरेटिकल नंबर है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन देख के पता किया जा सकता है। तो अब क्या है ना कि ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है मॉलिक्युलरिटी वाला कॉन्सेप्ट। जैसे हम देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि एक रिएक्शन है जिसमें 1 2 3 मॉलिक्यूल एक साथ ऐसे कोलाइड किया, तो 3 कोलाइड किया यहाँ पे और जाकर प्रोडक्ट बना, तो इसका मॉलिक्युलरिटी कितना हो जाएगा? इसका मॉलिक्युलरिटी हो जाएगा 3। इसमें क्या हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल कोलाइड किया, तो इसका मॉलिक्युलरिटी कितना हो जाएगा? इसका मॉलिक्युलरिटी हो जाएगा 2, क्योंकि 2 कोलाइड किए। अगर इसी तरीके से इसमें अगर एक और कोलाइड करता है एक ही साथ, ऐसा नहीं कि 3 एक साथ कोलाइड करे और एक बाद में जाकर कोलाइड करे, नहीं, सबको एक साथ कोलाइड करना है, तो उसका मॉलिक्युलरिटी 4 हो जाता है। वैसे 3 से ज्यादा का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो कम होता है। जैसे अगर 2 कोलाइड करना है, इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तीनों एक ही साथ एक ही जगह पे पहुंचे, इसका प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन 4 अगर हो जाए, 4 को एक साथ अगर एक जगह पहुंचना, तो प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगा, मेंबर्स बढ़ते चला जाएगा, प्रोबेबिलिटी घटते चला जाएगा एक साथ आने का। तो मॉलिक्युलरिटी जनरली 2 3 1 यही सब होता है। अब एक मॉलिक्यूल जो रहेगा तो उसमें कोलाइड तो नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं सिंगल रिएक्टेंट होता है तो उसका मॉलिक्युलरिटी 1 ही एज्यूम कर लिया जाता है। तो इसको हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं कि इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड इट इज द नंबर, एक नंबर है, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का नंबर है मॉलिक्युलरिटी, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स दैट कोलाइड, जो कोलाइड करता है, कैसे? साइमल्टेनियसली, जो एक साथ, that collide, it is the number of reacting molecules that collide simultaneously to give the product। तो जो साइमल्टेनियसली कोलाइड करता है उसी नंबर को बोलते हैं हम लोग मॉलिक्युलरिटी, और ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो ये 2 पॉइंट हुआ। और तीसरा पॉइंट ये, इट कैन नेवर बी फ्रैक्शनल, नेवर बी फ्रैक्शनल और जीरो भी नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता। ऑर्डर तो जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, लेकिन ये जीरो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा तो एक और एक, 2 कोलाइड करेगा, 3 कोलाइड करेगा, 4 कोलाइड करेगा। ये थोड़ी हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा उधर से आधा टूट के आए कोलाइड करेगा, ऐसा तो नहीं होगा, तो डेढ़ नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। और जीरो कोलाइड करे मतलब कोई है ही नहीं, तो जब कोलाइड ही नहीं कोई करेगा तो फिर प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा? तो ये फ्रैक्शनल और जीरो कभी नहीं हो सकता है, बट ऑर्डर फ्रैक्शनल और जीरो भी हो सकता है। तो एक डिफरेंस भी है, मेजर डिफरेंस। ये थ्योरेटिकल है, ऑर्डर थोड़ा एक्सपेरिमेंटल था। और तीसरी चीज ये कि इट हैज नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इट हैज नो मीनिंग, इट हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मीनिंगलेस चीज है। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ऑर्डर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी मीनिंगफुल है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी मॉलिक्युलरिटी होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी ऑर्डर होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है वो। क्यों नहीं है बताते हैं। जैसे कि अगर कोई रिएक्शन ए से डी बन रहा है, ये ऐसा रिएक्शन है। ऐसे हाइपोथेटिकली इमेजिन कर लेते हैं कि ए से डी बन रहा है, और इसका मैकेनिज्म ऐसे है। मैकेनिज्म है कि ए से पहले 2b बना, फिर 2b से बना 3c, फिर 3c से बना d, ऐसे बना, ऐसे मान लेते हैं। तो ये एक स्टेप हुआ, ये हुआ स्टेप 1, ये हुआ स्टेप 2, और ये हुआ स्टेप 3। तो 3 स्टेप रिएक्शन है ये। तो ये ए से डी जो है, हम अपने मन से तो नहीं मान सकते हैं कि एक ही स्टेप का रिएक्शन होगा, ये 3 स्टेप रिएक्शन है। तो ये स्टेप 1, इसको स्टेप को एलिमेंट्री भी बोलते हैं। एलिमेंट्री स्टेप 1, एलिमेंट्री स्टेप 2, एलिमेंट्री स्टेप 3। तो स्टेप को हम लोग एलिमेंट्री स्टेप्स भी बोलते हैं। तो रिएक्शन होता है 2 तरह का, ये जानना जरूरी है। रिएक्शन 2 तरह का होता है, एक होता है एलिमेंट्री और एक होता है कॉम्प्लेक्स। जब तक बताया नहीं जाए कि एलिमेंट्री है, तब तक हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स ही मानकर चलते हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन किसको बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब कि सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। तो जो रिएक्शन एक स्टेप से ज्यादा में होता हो, 2-3 स्टेप में होता हो, कॉम्प्लेक्स। जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ए से डी बन तो रहा है, ओवरऑल ऐड कर देंगे 3C कट जाएगा, 2B कट जाएगा, लेकिन वो एक स्टेप से ज्यादा में हो रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अब इस रिएक्शन की हम बात कर लेते हैं। इस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी क्या होगा? हम तुमसे पूछ लिया जाए कि ए से डी इस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, तो इसका कोई देख के बोल रहा है कि इसका मॉलिक्युलरिटी तो 1 होगा, क्योंकि 1 ही रिएक्टेंट है। जितना रिएक्टेंट उतना मॉलिक्युलरिटी, सिंपल है। जैसे कि A प्लस बी अगर बन रहा है C, 2A प्लस बी बन रहा है D, अगर बन रहा है A से 3C, अगर ये तीनों 3 रिएक्शन है, तीनों 3 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देकर पूछ लिया जाए कि मॉलिक्युलरिटी क्या है, तो इसका मॉलिक्युलरिटी हम क्या बताएंगे? इसका मॉलिक्युलरिटी बता देंगे हम 2, क्योंकि एक रिएक्टेंट A और एक रिएक्टेंट B। इसका मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगा? 2A और 1B, इसका मॉलिक्युलरिटी 3। इसका मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगा? बस एक A ही है तो 1 हो जाएगा, तो मॉलिक्युलरिटी 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे देख के बता सकते हैं रिएक्टेंट को बस काउंट करके। लेकिन इसमें मॉलिक्युलरिटी अगर हम यहाँ से देखें तो मॉलिक्युलरिटी हमको लगेगा कि मॉलिक्युलरिटी क्या है इसका? 1 है, 1 लग रहा है। लेकिन हर स्टेप का मॉलिक्युलरिटी अगर हम देखें तो स्टेप 1 में कितना A है? 1, तो मॉलिक्युलरिटी 1। स्टेप 2 में मॉलिक्युलरिटी कितना होना चाहिए? 2। स्टेप 3 में अगर देखें तो कितना रिएक्टेंट है? 3, और तो कोई है नहीं, तो मॉलिक्युलरिटी 3। तो हर स्टेप का अलग अलग मॉलिक्युलरिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 3 बार में हो रहा है और तीनों स्टेप का मॉलिक्युलरिटी अलग अलग है। तो हम कौन सा मॉलिक्युलरिटी आंसर में लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे सही तो सब है, तो इसीलिए कोई एक मॉलिक्युलरिटी नहीं बताया जा सकता है। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसीलिए लिखे थे कॉम्प्लेक्स reactions have no significance,
नो सिग्निफिकेंस फॉर द टर्म मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, और मॉलिक्युलरिटी हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, लेकिन ऑर्डर का सिग्निफिकेंस यहां भी है। कैसे? जैसे अगर हमारे पास 3 स्टेप है, 2A से B बन रहा है, 2B से C बन रहा है, फिर 3C से D बन रहा है, और अगर हम ऐसा मान लें कि फर्स्ट वाला स्टेप जो है वो स्लो है और बाकी जो स्टेप है वो फास्ट है, ये भी फास्ट है, ये भी फास्ट है, तो जो सबसे स्लो स्टेप होता है, किसी रिएक्शन में 4 स्टेप हो, 5 स्टेप हो, एक स्टेप कोई जरूर होगा जो स्लो होगा, तो जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसका मतलब ये हुआ कि स्लो स्टेप को देख के हम लोग रेट लॉ यूज कर सकते हैं, और रेट लॉ यूज करके हम लोग उसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो जैसे अगर हमको ये पता चल जाए कि ये स्टेप स्लो है, तो हम अगर हमको कोई बता दिया कि यही स्टेप स्लो है इन तीनों में से, तब हम इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? लिख देंगे इसको रेट इक्वल्स टू, नहीं पहले प्रोपोर्शनल टू, कौन है रिएक्टेंट? ए, तो ए लिख दिए, और इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1, तो पावर 1 लिख देंगे। तो अभी तो बोले थे कि पावर नहीं लिख सकते अपने मन से। हाँ, अपने मन से नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अपने मन से कहाँ से लिखेंगे? ये रिएक्शन हमको पता ही नहीं कितने स्टेप में हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। लेकिन अगर कोई मैकेनिज्म बता दिया एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कि इसका मैकेनिज्म ऐसे 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 है, तो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे वो बताया। तो जब हमको कोई मैकेनिज्म बता दिया तब तो एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट बता ही दिया हमको, तब और ये भी बता दिया कि कौन स्लो है, एक्सपेरिमेंट किया होगा तो बताया कि स्लो है ये। तब जब हमको बता दिया कि स्लो है, तब हम लोग उसको देख के बता सकते हैं कि किसके प्रोपोर्शनल होगा, और उस टाइम पे उसका कोएफिशिएंट ही उसके पावर के इक्वल हो जाएगा। तो रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे कांस्टेंट दे देंगे और a टू द पावर 1 लिख देंगे, तो ये इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा। पावर 1 हो गया मतलब ऑर्डर इसका 1 हो जाएगा। तो ऐसे रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं अगर मैकेनिज्म दिया हुआ है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में क्या डिफरेंस है? फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी हैज नो सिग्निफिकेंस, बट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन order can be defined, order can be calculated, and order of complex reaction can be determined from their slowest step, और फिर उसके बाद कोई भी स्लोएस्ट स्टेप होगा तो उसका हम लोग उसके अकॉर्डिंग उसका रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ ऑर्डर और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब एक मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर हुआ। अब इसके बाद देखते हैं जैसे हमारे पास अगर एक रिएक्शन लिखा हुआ है 2A + 3B और 5C + 4D, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब इसका रेट एक्सप्रेशन लिखना है 2 तरीके से, एक तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना है और एक रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। दोनों कैसे लिखेंगे? तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो हम शुरू में बताया, डिफरेंशियल मतलब वो जो हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट के लिए लिखते थे, वो कैसे लिख सकते हैं? तो लिखेंगे माइनस ए के रिस्पेक्ट में, पहले ए और बी के लिए लिख लेते हैं, दोनों में माइनस लगेगा, तो dA/dt। ये सही है? सही तो है, लेकिन किसी रिएक्शन का एक ही रेट हो सकता है। यूनिफॉर्म बनाने के लिए अगर कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, जैसे हम इससे पहले जो एग्जांपल बताया था उसमें सिर्फ ए और बी था, आगे ना 2 लिखा हुआ था ना 3 लिखा हुआ था, सिंपल a + b था, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखे थे। लेकिन अगर 2A + b लिखा हुआ है तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देना है, ये हो जाएगा dA/2dt। वैसे ही b के लिए अगर हम लिखेंगे तो हमेशा ऐसे लिखेंगे d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B/dt। ठीक है ये, लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट अगर 1 है तो यहीं तक लिख के छोड़ देते, लेकिन अगर 3 है तो इस 3 को जरूर लिखना चाहिए, 3dt, तभी ये सही होगा। प्लस अब इसके लिए प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट के लिए तो प्लस होगा,
तो d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C बाई 5 dt और प्लस d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D बाई 4 dt ऐसे। तो ये तो हुआ इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम रेट इक्वल्स टू ये भी लिखा जा सकता है, रेट इक्वल्स टू ये भी लिख सकते हैं उसके जगह पे, इसके जगह पे ये भी लिखा जा सकता है, इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन चारों में से किसी को लिख सकते हैं, या फिर ये भी है कि इन दोनों को इक्वेट भी कर सकते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, किसी किसी के साथ वो इक्वेट हो जाएगा। अब रेट को एक्सप्रेशन लिखना होता है इसके लिए, तो कैसे लिखते हैं? तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो जाता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी हो जाता, लेकिन क्योंकि इसका मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ है तो हम नहीं जान सकते हैं कि ये किस तरह का रिएक्शन है, एलिमेंट्री है, कॉम्प्लेक्स है, नहीं पता हमको कुछ भी। तो हम यहाँ पे इसका पावर 2 और 3 अपने मन से नहीं लिख सकते, तो हम यहाँ पे हमेशा पावर क्या लिख देंगे, x और y, और रेट इक्वल्स टू क्या हो जाता, k, किसके को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट है, a टू द पावर x और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b टू द पावर y, और x प्लस y क्या हो जाता, ओवरऑल ऑर्डर, ये ओवरऑल ऑर्डर हो जाता, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये रेट कांस्टेंट जो होता है ना, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वैल्यू होता है, टेम्परेचर बदलते जाएगा, के बदलते जाएगा, और हर रिएक्शन के लिए भी अलग अलग वैल्यू होता है। जैसे वाटर अगर H2 प्लस O2 H2O बन रहा है तो उसमें अलग के का वैल्यू होगा, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बना रहा है तो वहाँ पे के का वैल्यू अलग होगा, और वहाँ भी टेम्परेचर बदल दें तो उसका वैल्यू भी बदल जाए। तो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है, टेम्परेचर के साथ भी वेरी करता है, तो इसलिए इसका वैल्यू गिवन होता है या तो फिर कैलकुलेट करना होता है। तो ये रेट लिखने का दो तरीका, जैसा क्वेश्चन में रहता है वैसा हम लोग यूज करते हैं। अब देखते हैं हम लोग, अब ये 2 से डिवाइड और 3 से डिवाइड क्यों किया, अगर ये जानना है तो इसके पीछे रीजन ये है कि किसी भी रिएक्शन का एक ही रेट हो सकता है। अगर हम 2 से डिवाइड नहीं करें तो इसके रिस्पेक्ट में अलग रेट आएगा, इसके रिस्पेक्ट में अलग आएगा, तो यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम लोग इस पे कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं कि किसी रिएक्शन का एक यूनिफॉर्म रेट होना चाहिए, और प्लस साइन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन डिक्रीज को, क्योंकि अगर प्लस और माइनस अगर नहीं लगाएंगे तो आंसर जो है नेगेटिव में आ सकता है। ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो नेगेटिव में नहीं आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव में आएगा। और रिएक्टेंट के आगे अगर नेगेटिव साइन नहीं लगा, जैसे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम डेल्टा टी अगर हम लिख दिया, तो अगर यहाँ पे फाइनल तो इनिशियल रिएक्टेंट का ज़्यादा होता है, शुरू में रिएक्टेंट ज़्यादा होता है, धीरे धीरे रिएक्टेंट घटता है, फाइनल तो कम होगा, तो फाइनल में से अगर हम ज़्यादा घटाएंगे तो माइनस का आंसर आ जाएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं कि ये ओवरऑल आंसर क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए। तो एक रीजन ये है, ये तो मैथमेटिकल रीजन हो गया, और ऐसे ये भी बता सकते हैं कि बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन इज यूज्ड, एंड ऑल्सो टू मेक द rate of reaction of positive term we use the sign negative sign, we use the negative sign। तो ये तो हुआ रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसके बाद क्या है कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, कैटलिस्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब अफेक्ट करते हैं। प्रेशर वैसे गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस देख लिए। एक चीज और कि अगर ये क्वेश्चन रहे कि वाई रिएक्शन ऑफ मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 इज रेयर, तो रेयर क्यों है, 3 से ज्यादा मॉलिक्युलरिटी क्यों नहीं होता है? तो मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, बोलते किसको थे कि जब 3 मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करें एक ही जगह पे तो मॉलिक्युलरिटी 3 है, 3 से ज्यादा क्यों नहीं होता है? 3 से ज्यादा होता तो मतलब 4 होता, 5 होता, 6 होता,
तो अगर 4 ही मॉलिक्यूल को एक साथ एक ही जगह पे आना पड़े, अब 4 लोगों को एक साथ अगर आना है एक ही जगह पे एक ही टाइम पे, तो आने का पॉसिबिलिटी कम है थोड़ा। 2 लोगों का आना है तो बस 2 ही को टाइम माइनस करना है, 2 लोग आ सकते हैं। 3 को आना है तो थोड़ा सा चांस हो सकता है तीनों को आना पड़ेगा फिर एक साथ। 4 को आना पड़ेगा, जितना मेंबर बढ़ते जाएगा चांसेस उतना घटते चला जाएगा, कोई ना कोई आगे पीछे छूट जाएगा। तो 3 ज्यादा रेयर इसलिए होता है बिकॉज, क्योंकि रीजन क्या होता है इसका, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन का प्रोबेबिलिटी घट जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन ऑफ ग्रेटर देन 3 मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियस कॉलिजन, ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है। कॉलिजन तो हो ही जाएगा लेकिन एक साथ होना चाहिए, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कॉलिजन ऑफ ग्रेटर देन 3 मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, या फिर कह सकते हैं इज वेरी लो। ये बहुत स्मॉल होता है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी बहुत स्मॉल होता है, इसी वजह से कम मिलता है। 0 क्यों नहीं हो सकता है मॉलिक्युलरिटी, बिकॉज इफ मॉलिक्युलरिटी इज 0 it means that if molecularity is 0, what it means? It means that no reactant is present, and if no reactant is present, then reaction can't take place. That's why molecularity can also never be 0, can never be 0. तो ये सब हो। अब अगले हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में देखते हैं कि क्या होगा, रेट कांस्टेंट के किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ये सब पे डिपेंड कैसे करता है। आर्हेनियस इक्वेशन से पता करेंगे कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने से के कितना बढ़ेगा। तो क्वांटिटेटिव रिलेशन जो होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से हम ये तो बता दिए कि के बढ़ता है, बट कितना बढ़ेगा उसके बीच में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन के एंड टेम्परेचर, तो दैट विल बी गिवन बाय द आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस इक्वेशन से देखेंगे, कुछ इंटीग्रेटेड इक्वेशन भी देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर का, सूडो ऑर्डर रिएक्शन भी देखना बाकी है अभी, और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सब अगले क्लास में देखते हैं। और यूनिट ऑफ के भी देखेंगे, के का क्या क्या यूनिट हो सकता है, कोई एक यूनिट नहीं होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट होगा। तो इसको आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।